गुड मॉर्निंग सभी को। मनोविज्ञान की व्यक्तिगत भिन्नताओं के भाग 3 पहला भाग और दूसरा भाग पढ़ चुके हैं। भाग 3 में आपका स्वागत है। कल हमने एक प्रकार के विशेष बालक की चर्चा की थी, वह है क्षतिग्रस्त और विकलांग बालक। उनके बारे में सर्वाधिक प्रश्न आपको ज़रूर याद रखने हैं और इसी पर आधारित हमारी जो नियमित प्रश्नोत्तरी है उसमें भाग ज़रूर लें। इससे आपको आज पढ़ा शाम को उसका रिवीजन करने का मौका मिलेगा और अपने ज्ञान को परखने का ज़रूर मौका मिलेगा। आज हम चर्चा करेंगे दूसरे प्रकार के बालक जो हैं पिछड़े प्रकार के बालक। पिछड़े बालक अधिकतर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछड़े बालक से संबंधित आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है, इसको हम चर्चा करेंगे। पिछड़े बालक किसे कहते हैं, तो इसको एक बोला गया है लर्निंग डिसेबल, ठीक है ना। एलडी भी बोला जाता है, एक एमआर भी बोला जाता है और एक ईआर भी बोला जाता है। एलडी की चर्चा कर ली थी। एलडी बालक क्या होते हैं, लर्निंग डिसेबल। पिछड़े बालक क्या होते हैं, तो सबसे छोटी सी परिभाषा है, अपने समकक्ष जो भी बालक है या अपने कार्यों में जो खुद कार्य कर रहे हैं, अपने कार्यों में साथियों से पीछे रह जाना। पहला लक्षण तो ये है, अपने कार्यों में साथियों से पीछे रह जाना। अब साथियों से पीछे रह जाना इसका मतलब है कि उनकी उन्नति है वो अपने समकक्ष, यहाँ साथियों से मतलब है अपने समकक्ष हैं जो भी या उसकी सम आयु के जितने भी बालक हैं उन बालकों के अनुसार अपना प्रदर्शन नहीं करना। और किस क्षेत्र में, ये क्षेत्र भी याद रखना है, बुद्धि के क्षेत्र में और बुद्धि के साथ साथ है शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। पिछड़े बालक क्या होते हैं, तो अपने कार्यों में साथियों से पीछे रह जाना। यहाँ साथियों का अर्थ है अपने समकक्ष से पीछे रह जाना और किस क्षेत्र में, बुद्धि और शिक्षा के क्षेत्र में अपने साथियों से पीछे रह जाना। यह पिछड़े बालकों की पहचान होती है। पिछड़े बालकों की प्रकार की बात करें तो पिछड़े बालक कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो पिछड़े बालक के प्रकार को हम एक में ही सीमित कर देंगे, लेकिन अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि पिछड़े बालक है उनका वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो है बुद्धि के आधार पर। बुद्धि के आधार पर पिछड़े बालक कितने प्रकार के होते हैं, पहला पॉइंट ये है ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू, और दूसरा है शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर। अब ये पॉइंट पिछली कक्षा में आप बहुत सारा पढ़ चुके हैं, उपलब्धियाँ क्या होती है। तो दूसरा है शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर। अब दो प्रकार से हम इन पिछड़े बालकों को विभाजित कर सकते हैं। पहला है बुद्धि के आधार पर जो बालक होते हैं। इन बुद्धि के आधार पर जो बालक होते हैं उनका नाम दिया गया है मानसिक मंदता। इस प्रकार के बालक का जो ये गुण है वह कहलाता है मानसिक मंदता, और इसी मानसिक मंदता को बोलते हैं मेंटली रिटार्टेड, अर्थात ये बालक हो गए एम आर। ठीक है, आपको ये ज़रूर याद रखना है, एम आर मेंटली रिटार्टेड बालक होते हैं। एम आर ये शब्द ज़रूर याद रखिए, जैसे कि एज की बात की थी तो आई ए ई ए, ये सब आपको याद रखना है। शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर जो बालक पीछे रह जाते हैं इनको बोला जाता है शैक्षिक मंदता। इन बालकों को शैक्षिक मंदता के नाम से भी जाना जाता है, इनके गुण को, और इनको कहते हैं एजुकेशनल रिटार्टेड, अर्थात ये बालक कहलाते हैं ई आर। तो तीन प्रकार के बालक हैं, उनको समझें। एक तो हमने पढ़ा था एलडी, कल पढ़ लिया था लर्निंग डिसेबल। आज है एमआर और एक आता है ईआर। लेकिन बाद में अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर ही पिछड़े बालक माना है। बुद्धि के आधार पर बालक है उनको एक अलग वर्गीकरण दिया गया। तो पिछड़े बालक है वह हमेशा शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर ही निर्धारित किए जाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पिछड़े बालकों का निर्धारण है वह उनकी शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर किया जाता है, ना कि बुद्धि लब्धि। इनका बुद्धि लब्धि से संबंध तो है, लेकिन बुद्धि लब्धि के कारण ही पिछड़े ये ज़रूरी नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो दो प्रकार के बालकों की चर्चा की, मेंटली रिटार्डेड क्या होते हैं और एजुकेशनल रिटार्डेड क्या होते हैं। अब चर्चा करेंगे इन पे। सबसे ज़्यादा अध्ययन करने वाले दो व्यक्ति थे। सबसे ज़्यादा अध्ययन किया था इन पिछड़े बालकों पे, वो है बर्ट। और कहीं न कहीं आपने सुना होगा मानसिक मंदता का पता लगाने के लिए ही बर्ट ने एक परीक्षण का निर्माण किया था, और बर्ट की एक पुस्तक थी। उस पुस्तक में ये सारा की सारा वर्णन मिलता है
इस बर्ट की पुस्तक का नाम है द बैकवर्ड चाइल्ड। द बैकवर्ड चाइल्ड, ये द बैकवर्ड चाइल्ड है। इस पुस्तक के लेखक थे बर्ट, वही जिन्होंने बर्ट तर्क परीक्षण बनाया था। इस पुस्तक में उन्होंने एक परिभाषा दी थी, यह आपको ज़रूर याद रखनी है। अपने स्कूल जीवन के बीच 3 लाइनें हैं, ये 3 लाइनें आपको याद रखनी है। अपने स्कूल जीवन के बीच, अब अपने स्कूल जीवन के बीच या स्कूल जीवन के मध्य, अर्थात यहाँ उन्होंने फिक्स एक क्राइटेरिया था, एज क्राइटेरिया 10.5 वर्ष, 10 वर्ष और 6 माह उसके आसपास अपने स्कूल जीवन के मध्य अपनी आयु के समकक्ष, अपनी आयु के समकक्ष से पीछे की कक्षा, अपनी आयु के समकक्ष से पीछे की कक्षा। दूसरी लाइन ये होगी। पहला तो है उम्र कितनी निर्धारित की गई, 10.5 साल का बच्चा है, वह अपनी आयु के समकक्ष से पीछे की कक्षा का भी कार्य करने में भी अगर असमर्थ है, तब वह बालक क्या कहलाएगा, पिछड़ा बालक। ठीक है, अपनी स्कूल जीवन के अपनी आयु के समकक्ष से भी पीछे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है, तो इन बालकों को कहा जाता है पिछड़े बालक। और इसी बर्ट के अनुसार जिन बालकों की शैक्षिक लब्धि, यहाँ वर्ड यूज़ किया था बर्ट ने ही, ऐसे बालक जिनकी शैक्षिक लब्धि है, हमने शैक्षिक लब्धि का सूत्र पढ़ चुके हैं। जिन बालकों की शैक्षिक लब्धि है वह 85 से कम है, ये आपको याद रखना है, ये क्रांतिक शैक्षिक लब्धि है, 85 से कम शैक्षिक लब्धि है, इसका मतलब वह बालक क्या कहलाएगा, पिछड़ा बालक। तो पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पिछड़े बालकों की शैक्षिक लब्धि कितनी होती है, तो पिछड़े बालकों की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है। और आपने EQ यानी कि एजुकेशन क्वोशेंट पढ़ा था, इसका सूत्र क्या होता है, EA यानी कि शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू क्या हो जाएगा 100, तो ये शैक्षिक लब्धि आ जाएगी। अब शैक्षिक आयु, EA का मतलब क्या होता है, शैक्षिक आयु। शैक्षिक आयु और उपलब्धि आयु लगभग एक समान संप्रत्यय है। अब शैक्षिक आयु कैसे निकाली जाए, उसका भी एक सूत्र है। मान लीजिए एक बालक है, वह एक कक्षा में 5 विषय पढ़ रहा है, 1 2 3 4 5, पांचों में उसकी परफॉर्मेंस एक जैसी हो, यह ज़रूरी नहीं है, प्रतिभावान है तो भी एक आध नंबर का फर्क होगा। मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है, A B C D और E, ये 5 सब्जेक्ट हैं। इन 5 सब्जेक्ट में उनकी सामान्य आयु कितनी है, पहले तो ये ज्ञात किया जाएगा। 5 जो विषय है उसमें सामान्य आयु ज्ञात की जाएगी, अर्थात विभिन्न विषयों की सामान्य आयु का योग कर दिया जाए, सामान्य आयु का योग कर दिया जाए, और उसमें कितने विषय का योग किया बटे कुल विषय का भाग लगा दिया जाए, कुल विषय का भाग लगा दिया जाए, तो ये बनती है शैक्षिक आयु। अब इस पे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, वो समझें कि एक बालक है, वह 5 विषयों में शैक्षिक आयु इस प्रकार है, 10 वर्ष की है सामान्य आयु, एक में है 2 वर्ष, एक में है 5 वर्ष और एक में है 8 वर्ष। ये 4 विषय लिए अपन ने, और एक आध और ले लेते हैं, तो ये विभिन्न विषयों की क्या हो गई, सामान्य आयु हो गई। कितने विषय हैं, तो इसमें विषय की संख्या हो गई 4 होगी, तो 4 का भाग लगा दिया, जो भी उत्तर आएगा वह कहलाएगा शैक्षिक आयु कहलाएगा। और यही शैक्षिक आयु है, उसमें अगर वास्तविक आयु का भाग लगा दे और उसमें 100 का गुणा कर दे, तो ये क्या आ जाएगी, शैक्षिक लब्धि आ जाएगी। जैसे कि एक बालक है, मान लीजिए इसका एक उदाहरण भी ले लेते हैं। एक बालक है, उस बालक की वास्तविक आयु है, वह वास्तविक आयु कितने वर्ष है, 15 वर्ष मान ली जाए। एक 15 वर्ष का बालक है, उसकी 15 वर्ष की आयु है वास्तविक आयु, और इसकी शैक्षिक आयु है, शैक्षिक आयु लब्धि की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब विभिन्न विषयों का सामान्य आयु का योग बटे कुल विषय, इसकी जो शैक्षिक आयु है वह 12 वर्ष है, तो इसकी शैक्षिक लब्धि कितनी होगी,
तो इसकी शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात, कुछ लोगों ने तो निकाल भी लिया होगा। वो इतना आसान सवाल हमें क्यों दिया है, क्यों इतना टाइम वेस्ट करे पर करना पड़ता है भाई। 12/15 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और अगर इनका गुणा भाग कर दें तो ये आता है 80, ठीक है ना, 80 इकाई। तो जब ये 80 आया इसका मतलब ये 85 से कम है। तो 80 आया इसका मतलब ये बालक किस प्रकार का होगा, पिछड़ा बालक होगा, क्योंकि इसकी क्रांति का आयु कितनी है, 85 से कम। तो ऐसे बालक जिनकी शैक्षिक उपलब्धि 85 से कम होती है वह क्या कहलाते हैं, पिछड़े बालक। अब देखें यहाँ पे एक परिभाषा बन गई, पिछड़े बालक क्या होते हैं। तो पिछड़े बालक है वह 3 रूपों में अपने समकक्ष से भिन्न होते हैं। ये 3 रूप कौन से तो समझ लें। एक पिछड़ा बालक मानसिक आयु में अपने समकक्ष से पीछे होता है। दूसरा है एक बालक है वह शैक्षिक आयु में अपने समकक्ष से पिछड़ा होता है। और एक बालक है वह शैक्षिक उपलब्धि में अपने समकक्ष से पीछे होता है। तो पिछड़े बालक वह है जो मानसिक आयु, शैक्षिक आयु और शैक्षिक उपलब्धि में अपने समकक्ष से पीछे हो जाए, वही बालक क्या कहलाते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं। अब इतना तो हो गया कि पिछड़े बालक क्या होते हैं, पिछड़े बालक की शैक्षिक उपलब्धि क्या होती है, पिछड़े बालक के वो किन किन क्षेत्रों में अपने समकक्ष से पिछड़ते हैं। लेकिन पिछड़ेपन के क्या कारण हो सकते हैं कि एक बालक है वह किन कारणों से पिछड़ता है, तो पिछड़ेपन के कारण। अब यहाँ पे मान लीजिए कि एक बालक बहुत इंटेलिजेंट है जिसकी IQ 140 से ऊपर है, लेकिन वह भी पिछड़ा बालक बन सकता है। तो पिछड़े बालक के कोई विशेष गुण नहीं होते। पिछड़े बालक बनने की कुछ कारण हैं जिनकी व्याख्या करेंगे। जैसे कि पहला तो हो गया उनकी बौद्धिक क्षमता में कमी। ये ज़रूर याद रखिए, बर्ट का वर्णन है सबसे ज़्यादा पिछड़े बालकों का अध्ययन एक तो बर्ट ने किया था और भारत में कुप्पू स्वामी का नाम आता है। सबसे ज़्यादा वर्णन करने वाले ये दोनों ही थे। बौद्धिक क्षमता में अगर किसी बालक में कमी है, मतलब IQ में कमी है, तो भी बालक पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। और इस प्रकार के बालक यदा कदा पाए जाते हैं। लेकिन दूसरा है अस्वस्थ वातावरण। कोई बालक अच्छा पढ़ने वाला है लेकिन अस्वस्थ वातावरण मिला तो पिछड़ सकता है। अस्वस्थ वातावरण में जैसे कि स्कूल का वातावरण, और स्कूल के वातावरण के साथ साथ दूसरा है घर और परिवार का वातावरण। यहाँ स्कूल के वातावरण से अर्थात यह मतलब है कि एक बच्चा पढ़ने के लिए तो तत्पर है, लेकिन विद्यालय में जाने के बाद नियमित रूप से अध्ययन नहीं कराया जाता है, शिक्षक अध्ययन नहीं करवाते हैं, शिक्षण विधियाँ वो सही चुनाव नहीं करते हैं, तो असाधारण होते हुए भी बालक धीरे धीरे पिछड़ जाएगा। और बर्ट ने कहा था कि स्कूल वातावरण से पिछड़ने वाले बालक कितने होते हैं, 8% बालक ऐसे हैं जो स्कूल के वातावरण से पिछड़ गए हैं। और घर का वातावरण जहाँ हमेशा क्लेश चलता है, कलह चलती है, घर का वातावरण सही नहीं है, लड़ाई झगड़ा चलता है, तो धीरे धीरे अच्छे बालक भी पिछड़े हो जाते हैं। तो स्कूल के वातावरण से पिछड़ने वालों की संख्या 8% बताई, और घर के वातावरण से पिछड़ने वाले की संख्या कितनी बताई, 12% बताई। तीसरा है शारीरिक दोष के कारण पिछड़े बालक। शारीरिक दोष के कारण पिछड़े बालक। अब आप में कोई शारीरिक दोष आ जाए, ठीक है ना, शारीरिक दोष का मतलब आप अच्छा पढ़ रहे हैं लेकिन धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है, या हो सकता आपका सुनना कम हो रहा है। तो इस आंखों की रोशनी कम होने से या सुनना कम होने से आप में पिछड़ापन आ जाएगा। जैसे कि एक प्रश्न आया था कि एक बालक है वह 6ठी कक्षा तक तो उसकी उपलब्धि शानदार रही, लेकिन 7वीं 8वीं 9वीं में जाते जाते उसका परफॉर्मेंस है वो बहुत गिर गया। क्या कारण है, तो कौन से बालक में आएगा, पिछड़े बालक में। क्योंकि हो सकता है या तो उसमें कोई शारीरिक दोष हो या अस्वस्थ वातावरण मिले। बौद्धिक क्षमता तो उसकी अच्छी थी, पहले कह दिया प्रश्न में कि 6ठी तक तो आउटस्टैंडिंग था, तो दूसरे कारण है वो प्रभावित कर सकते हैं। शारीरिक दोष के कारण लगभग 12% छात्र है वह पिछड़ जाते हैं। और एक ध्यान रखिए, एक तीव्र बुद्धि बालक भी इस कारण पिछड़ सकता है। एक तीव्र बुद्धि बालक शारीरिक दोष के कारण भी पिछड़ सकता है। अब IQ कितना भी हो, लेकिन आप में कोई फिजिकल
एब्सेंस आ जाए तो आपका जो पिछड़ना तय है माना जाता है। तो 12% छात्र है वो शैक्षिक शारीरिक दोष के कारण पिछड़ जाते हैं। चौथा है स्वभाव संबंधी दोष। स्वभाव संबंधी दोष, स्वभाव संबंधी दोष को भी समझे। यहाँ पे है ऐसे बालक जो संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। यहाँ स्वभाव संबंधी दोष का मतलब है संवेगात्मक रूप से अस्थिर। ऐसे बालक जो संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं तो कहीं न कहीं उनमें क्रोध, निराशा इस प्रकार की भावनाएं आएंगी और धीरे धीरे पिछड़ जाएंगे। और इस प्रकार के बालकों की संख्या बताई थी 9%। ये परसेंट आपको याद नहीं रखना है। परसेंट किस लिए इंपॉर्टेंट है वो लास्ट में अपन चर्चा करेंगे। स्वभाव संबंधी दोष है, इनके कारण 9% छात्र है वो पिछड़ जाते हैं। और पांचवा प्रश्न है, पांचवा जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि ये प्रभावित करता है, इम्पोर्टेंट इसलिए कि ये पूछा किस तरह से गया था। ये पूछा गया था ट्रूएंसी। ट्रूएंसी क्या होती है, अर्थात ट्रूएंसी का संबंध किन बालकों से है। हिंदी में तो बहुत आसान सा शब्द है, लेकिन अंग्रेजी में ट्रूएंसी बोला है। वह है कर्तव्य त्यागीता। कर्तव्य त्यागीता। इस कर्तव्य त्यागीता का मतलब क्या है वो समझ लें। इसी को ट्रूएंसी बोला जाता है। ट्रूएंसी का संबंध पिछड़े बालकों से है। ट्रूएंसी का हिंदी अर्थ होता है कर्तव्य त्यागीता, और कर्तव्य त्यागीता का अर्थ है पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना। पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना। जैसे कि आप ही लोग हैं, अब रीड होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, इस चक्कर में कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ आधा अधूरा पढ़ रहे हैं, कुछ पूरा पढ़ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल गंभीरता से पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, अर्थात परीक्षा के समय ही पढ़ना, आप पे जब दबाव आए तभी पढ़ना, इस कारण से बालक है वो अपना परफॉर्मेंस सही तरीके से नहीं दे पाता, और यही कहलाता है कर्तव्य त्यागीता। और लगभग 10% छात्र है वह ट्रूएंसी के शिकार होते हैं, अर्थात विशिष्ट अवसरों पर ही पढ़ाई करना। आप में से अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो अवसरवादी है, मुझे पता है। विशिष्ट अवसरों पर ही पढ़ाई करना, और विशिष्ट अवसरों पर पढ़ाई की जाए दिवाली होली पे तो कभी भी आपको ये सफलता नहीं दिलाएगी। आपका नियमित अध्ययन ही आपको सफलता दिलाएगा। कुछ छात्र अभी रीट की तैयारी कर रहे तो सोच रहे होंगे एक बार नोटिफिकेशन आए फिर हम पढ़ेंगे, तो आपका कुछ नहीं होना है। आप सीजनल पढ़ते हैं, बैंड वाले जैसे करते हैं वैसे नहीं करना है कि जब शादी आई तो बैंड बाहर निकाले, तो आप भी परीक्षा है तब किताबें बाहर निकाले, ऐसा ना करें। नियमित अध्ययन जारी रखें। तो ट्रूएंसी, कर्तव्य त्यागीता, इनका संबंध किससे है? पिछड़े बालक से। और इनकी संख्या कितनी होती है? 10%। अब ये पूछा गया है प्रश्न कि पिछड़ेपन में एक बालक का जो पिछड़ापन है उसमें सर्वाधिक योगदान किसका है, ये प्रश्न अब ध्यान रखिए। तो बालक के पिछड़ने का सर्वाधिक योगदान है घर का वातावरण, और दूसरा है शारीरिक दोष। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न बिहार टेट में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा बर्ट के अनुसार सर्वाधिक पिछड़ेपन के कारण है। तो एक तो वातावरण में भी घर का वातावरण, और दूसरा है किसी न किसी शारीरिक दोष से। नंबर 1 पे ये है, और नंबर 2 पे होती है ट्रूएंसी। नंबर 2 पे कौन सी आएगी? ट्रूएंसी। तो क्रमानुसार जमाने को पूछा जाए तो कौन सा आएगा? घर का वातावरण इज इक्वल टू शारीरिक दोष, और इसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा ट्रूएंसी। तो पिछड़ेपन के ये कारण है, 3 कारण, इनमें 2 तो बराबर हैं और एक दूसरे नंबर पे आता है, वो कौन सा है? ट्रूएंसी। अब है पिछड़े बालकों के प्रकार। बिल्कुल अगर ध्यान से देखें तो आप स्वयं अपने आप में इन गुणों को पाएंगे, ठीक है ना। हम तो मानते हैं कि आपके अंदर ये गुण आएंगे। पिछड़े बालकों के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो पिछड़े बालकों के प्रकार, अभी जो कारण थे, किन किन कारण से बालक पिछड़ जाते हैं, उन्हीं कारणों पे उनके प्रकार बन गए। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे शारीरिक दोष से पिछड़े बालक। शारीरिक दोष के कारण पिछड़े बालक, ठीक है। तो शारीरिक दोष के कारण जो पिछड़े बालक है उनमें क्या क्या विशेषता होती है देखें। ज्ञानेंद्रियों का ठीक ढंग से काम नहीं करना। ज्ञानेंद्रियों का ठीक ढंग से कार्य नहीं करना। ठीक ढंग से कार्य नहीं करना, यह शारीरिक दोष हो सकता है। जैसे कि
बहरापन, यह भी शारीरिक दोष है। अंधापन, यह भी एक शारीरिक दोष है। इसके बाद हकलाना और एक आया है तुतलाना। ये हकलाना और तुतलाना पूछे गए हैं। हकलाना और तुतलाना क्या ये पिछड़े बालकों की श्रेणी में आएगा या विकलांग बालों की श्रेणी में आएगा? तो हकलाना और तुतलाना है वो किसका लक्षण है? पिछड़े बालकों की श्रेणी में आता है। दूसरा है मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक, मतलब आपका स्क्रू ढीला हो जाए या मस्तिष्क खराब हो जाए तो मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा गया है? जितने भी पिछड़े बालक है उनका संबंध है वो ईक्यू से होता है। ईक्यू यानी कि एजुकेशन क्वोशेंट से होता है, शैक्षिक लब्धि से। लेकिन मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक है, इनका केवल संबंध किससे होता है? आईक्यू से होता है। एक वर्ग है आईक्यू। ऐसे छात्र जिनका आईक्यू 60 से कम है वह बालक पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। और ये 3 प्रकार के बालक होते हैं। एक तो होते हैं मूर्ख बालक, मूर्ख के बाद है मूढ़ बालक, और मूढ़ बालक के बाद आते हैं जड़ बुद्धि बालक। तो ये मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालकों में केवल कितने प्रकार के बालक सम्मिलित किए गए? 3, मूर्ख, मूढ़ और जड़ बुद्धि। और केवल इनका ही संबंध किससे होता है? आईक्यू से होता है। बाकी का संबंध किससे होता है? ईक्यू से होता है। तीसरा है संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक। ये स्वभाव वाला ही है, संवेगात्मक दृष्टि से। बहुत आसान है आज वाले बालक, ठीक है ना। आज पिछड़े बालक की चर्चा करेंगे। संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक क्या होता है? संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक तो हो सकता है अपने माता पिता या गुरुजी से स्नेह नहीं मिले, स्नेह के अभाव के कारण, या बार बार उन्हें समाज में क्या मिले? तिरस्कार मिले। कक्षा में ऐसा छात्र है, आप एज अ टीचर उसकी हर बार इंसल्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल वह संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़ जाएगा। बार बार इंसल्ट करने से, जैसे कुछ टीचर होते हैं मूर्ख, गधा, बेवकूफ़, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं, तो बालक में धीरे धीरे तनाव आता जाएगा। बालक में धीरे धीरे चिंता आती जाएगी। बालक धीरे धीरे निराश होता जाएगा, निराशा आती जाएगी, और पढ़ाई के प्रति धीरे धीरे वह अरुचि आ जाएगी, और इसी अरुचि के कारण वह बालक पिछड़ जाता है। इसलिए कहा गया है कि एक कक्षा के छात्रों के नाम आपको याद होने चाहिए। एक अच्छा शिक्षक वही है जो सभी छात्रों को नाम से पुकारे। ए बच्चे इधर आ, ए गधे इधर आ, ए बेवकूफ़ इधर आ, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना करें। कहते हैं कि किसी छात्र का आप नाम ले ले तो उसे बहुत खुशी होती है कि गुरुजी ने मेरा नाम लिया। तो एज अ टीचर आपको अपने सभी छात्रों के नाम याद होने चाहिए। लेकिन बहुत बड़ी स्कूल में चले जाएं तो आपको टीचर्स के नाम याद नहीं रहते, तो छात्रों के क्या कर पाएंगे? लेकिन होने चाहिए अगर आप अच्छे टीचर बनना चाहते हैं। चौथे नंबर पर आता है शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक। अब शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक का अर्थ क्या हुआ वो समझें। मतलब बुद्धि अच्छी है, इनकी बुद्धि बहुत अच्छी है, लेकिन सही शिक्षण का अभाव है। सही शिक्षण का अभाव है तो यह बालक है वह धीरे धीरे पिछड़ते जाएंगे। एक बालक है वो तत्पर होकर स्कूल आया, बेचारा छोटा सा है, जिसकी उम्र 6 साल है, पहली कक्षा में पढ़ने आया, पहली बार स्कूल आया। आपने उसको पहले दिन है वो उसकी जो स्लेट होती है उस पर 1 2 3 4 लिखवा दिया। अब बेचारा ये बालक है वो 5वीं कक्षा तक आप 1 2 3 4 अपना टाइम पास करने के लिए पढ़वा रहे हैं या फिर इनको पहाड़े ही पढ़वा रहे हैं, तो यह बालक है वो धीरे धीरे पिछड़ जाएगा। आप एज अ शिक्षक ध्यान रखिए कि आपके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर एक बहुत अच्छी बुद्धि वाला बालक आपके पास आता है लेकिन आप उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं, कक्षा में व्हाट्सएप चला रहे हैं, बच्चा आपसे उम्मीद कर रहा है कि गुरुजी मेरे को आज नहीं तो कल पढ़ाएंगे, कल नहीं तो परसों पढ़ाएंगे, इसी उम्मीद में उसके जो प्राइमरी एजुकेशन के बहुत महत्वपूर्ण साल है वह निकल जाएंगे और बेचारा बालक है वह शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ जाएगा। तो अच्छे बुद्धि वाले भी सही शिक्षण के अभाव में पिछड़ जाते हैं, तो इनको बोलते हैं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक। अब एक बालक पिछड़ गया तो पिछड़े बालकों की समस्याएं क्या क्या होती है? मतलब पिछड़े बालक है वह मानसिक रूप से पिछड़े बालक को छोड़कर सभी गुण है वो अर्जित करते पिछड़ेपन के। इनकी समस्याएं क्या क्या होती है? तो एक पिछड़ा बालक है वो अपने आप में कभी भी कक्षा से समायोजन नहीं कर पाएगा,
तो दूसरा है समायोजन की अयोग्यता। पिछड़े बालक हैं वह कभी भी समायोजन नहीं कर पाएंगे, तो पहला हो गया इसकी समस्या समायोजन की अयोग्यता। और जैसे 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 अगर उसको तिरस्कार मिलता है समाज से या अपने शिक्षकों से, देखिए पिछड़े बालक है वो शिक्षकों से ज़्यादा उम्मीद करते हैं, घर वाले तो ठीक है, लेकिन शिक्षकों से अगर उनको तिरस्कार मिलता है तो हमेशा शिक्षकों के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति आ जाएगी। शिक्षकों के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति, शिक्षकों के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति कब आती है? जब बार बार शिक्षक उसका क्या करता है? तिरस्कार करता है। इस तिरस्कार के कारण बार बार शिक्षकों के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति आ जाती है। इस नकारात्मक मनोवृत्ति के कारण कहा गया है कि वह संवेगात्मक रूप से क्या हो जाता? अस्थिर। तो गंभीर संवेगात्मक अस्थिरता, गंभीर संवेगात्मक अस्थिरता इन बालकों में आ जाती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, गंभीर संवेगात्मक अस्थिरता। और जैसे ही गंभीर संवेगात्मक अस्थिरता आ जाती है, यह बालक निराशा की ओर चले जाते हैं। फिर इनमें आंतरिक अभिप्रेरणा की कमी हो जाती है, आंतरिक अभिप्रेरणा की कमी, आंतरिक अभिप्रेरणा की कमी हो जाती है। और जब आंतरिक अभिप्रेरणा कम हो जाए तो फिर व्यक्ति है वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा ही कम हो जाए तो बाह्य अभिप्रेरणा बहुत कम काम करती है। अभिप्रेरणा के टॉपिक में इसको पढ़ेंगे। और जैसे ही अभिप्रेरणा कम होगी तो फिर धीरे धीरे वह असफलता मिलने लगेगी। और असफलता के कारण, बार बार असफलता के कारण उसमें दो प्रकार की चीज़ें कम हो जाएंगी। वह है, एक तो है उसका आकांक्षा स्तर कम हो जाएगा, तो इस प्रकार के बालकों का आकांक्षा स्तर, और दूसरा है उपलब्धि अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो एक बालक असफलता के कारण बार बार असफलता से उसका आकांक्षा स्तर और उपलब्धि अभिप्रेरणा धीरे धीरे कम होती जाती है। और कभी भी ये बालक है वह सामान्य शिक्षण विधियों से संतुष्ट नहीं होते, या सामान्य शिक्षण विधियों से सीखने में असमर्थ होते हैं, सामान्य शिक्षण विधियों से सीखने में असमर्थ होते हैं। मतलब इनको किसी विशेष तकनीक से पढ़ाया जाए तभी सीखेंगे। और जैसे जैसे ये और निराशा में जाते हैं तो ये मानसिक रूप से कैसे हो जाते हैं? अस्वस्थ हो जाते हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ होते रहेंगे। और मानसिक रूप से अस्वस्थ हुए तो धीरे धीरे फिर किसी से नहीं मिलेंगे, और इनका स्वभाव है वो कैसा होता जाएगा? अंतर्मुखी हो जाएगा। और ये अंतर्मुखी धीरे 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 है वह बन जाएगा गंभीर अंतर्मुखी स्वभाव, गंभीर अंतर्मुखी स्वभाव हो जाएगा। तो इतने जो समस्याएं हैं वह पिछड़े बालकों की होती है। पिछड़े बालक हैं वह इतनी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं, तो पिछड़े बालकों को पढ़ाने का जिम्मा एक शिक्षक को ही लेना है। अब ये पिछड़े बालक हैं तो इनकी शिक्षा का कैसी व्यवस्था की जाए? तो पिछड़े बालकों की शिक्षा, इनकी एजुकेशन के लिए आप क्या करेंगे? तो इनकी एजुकेशन के लिए आप त्रिकोणमिति पढ़ाएं, तो इनके कभी काम ही नहीं आती है, कोई त्रिकोणमिति पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट है इनकी बुद्धि के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण। पहला इम्पोर्टेंट है बुद्धि के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, बुद्धि के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि जैसे जिस प्रकार की बुद्धि है उसी प्रकार के पाठ्यक्रम को इनको पढ़ाया जाए। इन बालकों पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। और कहते हैं कि इस प्रकार के बालकों की जो कक्षा है उसमें छात्रों की संख्या 10 से 15 होनी चाहिए, तभी एक शिक्षक है वह एक एक छात्र पे ध्यान दे पाएगा। व्यक्तिगत ध्यान, पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पिछड़े बालकों को होती है। और दूसरा है उपयुक्त वातावरण प्रदान करना, उपयुक्त वातावरण प्रदान करना, उपयुक्त वातावरण प्रदान करना अर्थात इन बालकों को आप ऐसा वातावरण दीजिए कक्षा में, जैसे कि आप इनको पढ़ाते वक्त प्रदर्शन विधि का प्रयोग कीजिए, प्रदर्शन विधि के साथ साथ इनको खेल में रुचि जागृत कीजिए।
इनमें खेल में रुचि और प्रदर्शन विधि शिक्षण विधियों का अच्छा प्रयोग करें तो हो सकता है इन बालकों में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाए। यहाँ पे उपयुक्त वातावरण प्रदान करने का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ समझ लें सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। और सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? अभिप्रेरणा की। तो एक शिक्षक है वह बाह्य अभिप्रेरणा द्वारा उपयुक्त वातावरण का निर्माण कर बालक में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकता है। और चौथा है, अगर कोई शारीरिक दोष है वह सुधार योग्य है, तो शारीरिक दोष ऐसा जो सुधार योग्य है तो उसमें क्या किया जाना चाहिए? सुधार किया जाना चाहिए। एक शिक्षक का ये दायित्व है कि उसके माता पिता से चर्चा कर उसमें सुधार करे। जैसे कि कम दिखाई देता है, तो कम दिखाई देता है अर्थात ये सुधार योग्य है, इसके चश्मे लगवाए जा सकते हैं। लेकिन बिल्कुल अंधा है तो अंधे बालक के लिए आप अपनी आंखें निकाल कर नहीं दे सकते, ये सुधार योग्य गुण नहीं है। लेकिन ऐसे शारीरिक दोष जो सुधार योग्य है उसमें एक शिक्षक का दायित्व है कि उसमें सुधार करे। जैसे कि कम दिखाई देता है तो उसे चश्मे लगाने को प्रेरित करे। कल हमने पढ़ा था श्रवण बाधित है मान लीजिए और हीयरिंग डिवाइस लगा सकता है वह, तो हीयरिंग डिवाइस है उसको हीयरिंग डिवाइस की सलाह दीजिए। तो शिक्षक के दायित्व है वो पिछड़े बालक से संबंधित बहुत ज़्यादा है। पिछड़े बालक में बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। कल हम अध्ययन करेंगे सृजनात्मक बालक, जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक है। सृजनात्मकता भी है और सृजनात्मक बालक है। 3 बच्चे हैं, सृजनात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक और एक आता है वंचित बालक। तो ये 4 क्लास में चारों पॉइंट को पूरा करेंगे। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।